हेलो एवरीवन, मैं हूं विवेक राज और स्वागत है इस मेरे अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय विवेक सर पे। तो पिछले वीडियो में हमने स्टडी किया था जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जिसमें हमने सीखा था इंटीग्रेटेड रेट लॉ निकालने और साथ में हमने हाफ लाइफ भी पढ़ा था और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे और ग्राफ भी बनाने सीखे थे। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में भी आज हम भी वही चीज़ पढ़ेंगे जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में पढ़े थे, यानी यहाँ पर हम फिर से इंटीग्रेटेड रेट लॉ लिखेंगे, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का हाफ लाइफ और ग्राफ बनाना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें रेट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के। द रिएक्शन इन विच रेट ऑफ रिएक्शन यानी रेट के बारे में हम बात कर रहे हैं, इज डायरेक्टली proportional to the initial concentration of reactant is called फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या है? द रिएक्शन इन विच रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। यानी यहाँ पर जो रेट है वो किस पे डिपेंड करेगा? कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। तो पिछला बार जब हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन देखे थे तो वहाँ पर रेट जो था वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा था, लेकिन यहाँ पर जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किस पे डिपेंड करेगा? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करेगा। तो अगर हम फर्स्ट ऑर्डर के हिसाब से रेट ऑफ रिएक्शन लिखें तो R इक्वल टू क्या होगा? K A पे पावर 1। तो यहाँ से दिख रहा है कि रेट और कंसंट्रेशन के बीच में कैसा संबंध है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो रेट हमारा रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पर रिएक्शन क्या हो रहा है? एक रिएक्टेंट है A और वो क्या बन रहा है? प्रोडक्ट P बन रहा है। तो रिएक्टेंट कौन है? A। और हम यहाँ पर क्या लिखे हैं? रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। जब भी हम रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखते हैं तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन लिखते हैं। तो यहाँ से दिख रहा है कि जो रिएक्शन है वो क्या है? फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है, क्योंकि पावर क्या है? 1 है। अगर हम इसका ग्राफ बनाना चाहें तो ग्राफ कैसा होगा? रेट और कंसंट्रेशन के बीच में ग्राफ कैसा बनेगा? तो अब हम यहाँ पर जो ग्राफ बनाने जा रहे हैं किसके बीच में? रेट और कंसंट्रेशन के बीच में। तो कंसंट्रेशन हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। तो आपको जरूरी नहीं है कि हमेशा कंसंट्रेशन लिखा हो, आपको ऐसा भी लिख देगा, A स्क्वायर ब्रैकेट में होगा। इसको आपको समझना होगा कि क्या है ये? कंसंट्रेशन। तो हम ऐसे ही लिख देते हैं, आपको ऐसे ही समझना है कि ये क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है। तो रेट और रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के बीच में ग्राफ कैसा होगा? तो अगर हम इस इक्वेशन को देखें तो ये इक्वेशन किसको सेटिस्फाई कर रहा है? y इक्वल टू mx। तो y में हमने रेट को लिया है और जो हमारा x एक्सिस पे कौन है? कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट का, और स्लोप यहाँ पर क्या है? k। तो यही जो y इक्वल टू mx का ग्राफ कैसे बनता है? स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो यहाँ पर इसका स्लोप क्या है? स्लोप का मतलब m, यानी इसको हम लोग टेन थीटा भी कहते हैं, और टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा? k। तो स्लोप क्या है? कांस्टेंट है थीटा एंगल से। तो ये था ग्राफ
रेट और कंसंट्रेशन के बीच में। कब? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। अब हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन लिखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमें उस इक्वेशन को ड्राइव करना होगा। तो ड्राइव जिस तरह कल जीरो ऑर्डर का किए थे उसी तरह हम डिराइव करेंगे फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। तो हेडिंग होगा वो क्या होगा? इंटीग्रेटेड रेट लॉ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए हम लोग इंटीग्रेटेड रेट लॉ लिखेंगे और इस इंटीग्रेटेड रेट लॉ जो हम फाइंड करेंगे आगे चल के, इस पे हम लोग बहुत सारा क्वेश्चंस करेंगे। तो इस पे बहुत सारा न्यूमेरिकल आएगा और आपका जनरली जो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस पे ही बेस्ड होता है। तो आपका जो एग्ज़ाम पे क्वेश्चन रहता है वो जनरली 90% क्वेश्चन केमिकल काइनेटिक्स से फर्स्ट ऑर्डर से ही पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये जो क्लास है सबसे इम्पोर्टेंट क्लास है पूरे केमिकल काइनेटिक्स का, क्योंकि क्वेश्चन इसी पे पूछे जाते हैं। 90% क्वेश्चन इसी टॉपिक पे बेस्ड होते हैं। तो हम रिएक्शन लिखते हैं। तो एज यूजुअल जो हमारा रिएक्शन था वो क्या था? एक रिएक्टेंट क्या बन रहा है? प्रोडक्ट बन रहा है। और अगर हम इसका रेट लॉ लिखना चाहें फर्स्ट ऑर्डर का तो क्या होगा? R इक्वल टू के ए। तो ये फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन का रेट लॉ है। तो हम लोग रेट लिखने का और भी तरीका है। क्या था तरीका रेट लिखने का? R इक्वल टू माइनस DA बाय DT। ये भी तरीका था ना? T छोटा हो गया, T बड़ा कर लिया। हाँ, तो ये भी तरीका था रेट लिखने का। अब इसी के जगह पे हम ये वाला डिफरेंशियल इक्वेशन को पुट कर दें। जो दूसरा फॉर्म है रेट लिखने का, दूसरा फॉर्म यानी डिफरेंशियल फॉर्म हम पुट कर देते हैं। तो रेट इक्वल टू क्या है? माइनस DA बाय DT। ऐसा लिख सकते हैं ना हम लोग, इक्वल टू KA। अब क्या करेंगे? AA को एक तरफ कर देते हैं, माइनस DA बाय A और DT को उधर भेज देते हैं और माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? KDT। और इस माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस कहाँ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा, है कि नहीं? ऐसा हो सकता है। अब हम इसको क्या करेंगे? इंटीग्रेट कर देंगे, क्योंकि हम फाइंड करें इंटीग्रेटेड रेट लॉ फाइंड करना है तो हम इसको इंटीग्रेट करने जा रहे हैं। तो इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। तो K तो कांस्टेंट है, वो बाहर आ जाएगा। तो अच्छा इंटीग्रेट करें तो यहाँ पे एक लिमिट लगाएंगे। क्या लिमिट लगाएंगे? जब टाइम 0 था A का कंसंट्रेशन क्या था? A नोट हमारा क्या है? इनिशियल कंसंट्रेशन। और जब टाइम क्या हो गया? T हो गया तो A का कंसंट्रेशन क्या हो गया? A। तो ये A नोट और A क्या है? A नोट क्या है? इनिशियल कंसंट्रेशन। और ये A क्या है? रिमेनिंग कंसंट्रेशन या फाइनल कंसंट्रेशन। तो ये रिमेनिंग कंसंट्रेशन है। रिमेनिंग कंसंट्रेशन यानी इतना देर रिएक्शन होने के बाद जो खर्च होने के बाद रिएक्टेंट बचा उसका कंसंट्रेशन है। तो जब टाइम यहाँ 0 लिए थे तो कंसंट्रेशन क्या था? A नोट। और जब टाइम क्या हुआ? T हुआ तो रिमेनिंग कंसंट्रेशन क्या है? A है। अब हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो आखिर इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे हम लोग? तो इंटीग्रेट करने का क्या तरीका है? अच्छा, यहाँ पर आप लोगों को पता होगा इंटीग्रेशन 1/x dx, ऐसा ही इंटीग्रेशन है।
तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log e x, log x या log बेस e x। तो यहाँ पर क्या होगा, तो इसका इंटीग्रेशन करने पर क्या मिलेगा हमें, log e a। तो ये एक कंसंट्रेशन ही है और यहाँ पर लिमिट लगा देंगे। लिमिट क्या होगा, A0 से लेकर के A, और माइनस के बाहर चला जाएगा, dt का इंटीग्रेशन करने पर t टाइम 0 से लेकर के t। इसका काम हो गया है। अब जब हम इसको आगे लेके चलेंगे तो क्या होगा, तो पहले अपर लिमिट है कि नहीं, log बेस e a माइनस log बेस e a नॉट इक्वल टू माइनस के t माइनस 0, t माइनस 0। तो log बेस e a माइनस log e बेस a नॉट इक्वल टू माइनस के टी। अब क्या होगा, अगर हम इसको इनिशियल log e a नॉट को उधर कर दें, तो log बेस e a इक्वल टू प्लस log e बेस a नॉट माइनस के टी। तो हमें एक इक्वेशन मिल गया, और ऐसा इक्वेशन कल हमको भी मिला था जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए, पढ़े थे ना हम लोग जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए। क्या पढ़े थे हम लोग, a इक्वल टू a नॉट माइनस के टी। ए क्या था, रिमेनिंग कंसंट्रेशन, और ये क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन। तो इनिशियल कंसंट्रेशन में कुछ घट गया, जब रिएक्शन आगे हुआ तो क्या कम हो गया, ये माइनस के टी क्या है, खर्च हुआ, इतना खर्च हुआ तब जाके ये रिमेनिंग बचा। इनिशियल कंसंट्रेशन में कुछ खर्च हुआ माइनस के टी, इतना खर्च हुआ तब जाके क्या बना, रिमेनिंग कंसंट्रेशन बचा। तो यहाँ पर भी वही है, log ई ए, बस फर्स्ट ऑर्डर में क्या आ जाएगा, log आ जाएगा, सब कुछ वही रहेगा। log ए इक्वल टू log ए नॉट, ये इनिशियल कंसंट्रेशन है, उसमें क्या हो रहा है, माइनस के टी। तो इनिशियल में कुछ हम घटा रहे हैं तब जाकर रिमेनिंग बच रहा है कि नहीं। तो इस जिस तरह हम लोग जीरो ऑर्डर का ग्राफ बनाए थे, इसका भी हम ग्राफ बना सकते हैं ना। तो हम इसका ग्राफ बनाने का कोशिश करते हैं। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, तो इसका ग्राफ बनेगा किसके बीच में, तो ये तो इक्वेशन जो आया ये कैसा, कौन सा इक्वेशन है, इंटीग्रेटेड रेट लॉ। अभी हम इससे और इक्वेशन डिराइव करने जा रहे हैं, ठीक है। अभी ये एक फॉर्म है, ठीक है ना, ये फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन न्यूमेरिकल इससे इस पे नहीं बनेगा, इस फॉर्मूला पे न्यूमेरिकल नहीं बनेगा, इस पे हम एक ग्राफ बनाने जा रहे हैं। तो ग्राफ किसके बीच में होगा, log ई ए यानी log ए पे वर्सेस टाइम। तो जो इंटीग्रेटेड रेट लॉ होता है वो जो ग्राफ बनाते हैं किसके बीच में, कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में। तो यहाँ पर किस तरह से कंसंट्रेशन वेरी कर रहा है टाइम के साथ, इंटीग्रेटेड रेट लॉ में हम वही देखते हैं कि किस तरह से टाइम के साथ कंसंट्रेशन चेंज होते जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, log ई ए है, या ऐसा भी लिखा जा सकता है, या ये कंसंट्रेशन ही है ना, ये जो ए लिख रहे हैं हम बिना ब्रैकेट में, ये कंसंट्रेशन ही है, ठीक है, ऐसा भी लिखा जाएगा। ए लिख रहे हैं वो कंसंट्रेशन ही लिख रहे हैं हम, तो ऐसा भी लिखा जा सकता है। तो ग्राफ कैसा होगा, ये किस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है जरा देखो तो,
तो ये ग्राफ इक्व सेटिस्फाई कर रहा है वाई इक्वल टू, अच्छा इस इक्वेशन को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? इस इक्वेशन को हमेशा लिख सकते हैं log ई ए इक्वल टू माइनस के टी प्लस लॉग ई ए, लिख सकते हैं कि नहीं? तो इसको हम क्या माने हैं? y, और टाइम क्या है? x है ना, तो माइनस एम एक्स प्लस सी को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ग्राफ कैसा बनेगा? पॉजिटिव डायरेक्शन कि नेगेटिव डायरेक्शन? तो ग्राफ यहाँ स्लोप नेगेटिव है, तो जब भी ये तो स्ट्रेट लाइन बनेगा। ये क्वेश्चन बता रहा है कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जो है स्ट्रेट लाइन बनता है, लेकिन यहाँ स्लोप नेगेटिव है, माइनस एम है, तो ग्राफ नीचे की तरफ बनेगा। अगर पॉजिटिव होता है एम तो ऐसे बनता है, इस तरह से बनता है ऊपर से, लेकिन यहाँ नेगेटिव है तो ग्राफ कैसे बनेगा? इस तरह से। और ऐसा ही ग्राफ हमने कल जीरो ऑर्डर के लिए भी देखा था, यही ग्राफ था, बस अंतर क्या था? यहाँ पर सिर्फ कंसंट्रेशन था और यहाँ पर अब क्या है? लॉग ए है, लॉग ए है। तो जब भी लॉग वाला आएगा तो समझ जाना कि ये क्या है? फर्स्ट ऑर्डर वाला ग्राफ है। तो यहाँ पर जो स्लोप होगा वो क्या होगा? दैट इज स्लोप इक्वल टू माइनस के, और ये थीटा है। चलिए इधर का काम हो गया। इधर हम इस चीज़ को और आगे बढ़ाएंगे, इसलिए हम इधर रिमूव कर रहे हैं इसको। तो जनरली हम लोग लॉग बेस ई का यूज कम करते हैं, हम लोग लॉग बेस 10 को लेकर चलते हैं। जब भी हम आपसे पूछे कि लॉग 2 का वैल्यू क्या है, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ाए थे ना, लॉग 2 का वैल्यू क्या है? 0.03। लॉग 3 का वैल्यू क्या है? 0.048। लॉग 4 का वैल्यू क्या है? 0.60 बताए थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, ठीक है। तो यहाँ पर जो बेस है वो क्या है? 10 है, ठीक है ना। वहाँ बेस ई नहीं है बल्कि क्या है? बेस। लॉग बेस 10 2 का वैल्यू है 0.30। तो लॉग बेस 10 2, तो जब भी हम ज़्यादातर काम करते हैं तो लॉग का जो बेस लेते हैं वो 10 लेते हैं, ठीक है ना। तो बेस 10 से हम ज़्यादा फैमिलियर हैं। तो अगर हम इसको लॉग बेस ई को अगर हम लॉग बेस 10 पे कन्वर्ट करें तो क्या होगा? तो लॉग बेस, अगर आप लॉग बेस ई को चेंज करना चाहते हैं किसमें? लॉग 10 में, तो क्या करना होगा? आपको 2.303 से मल्टीप्लाई करना होगा, तब जाके ये क्या बन जाएगा? लॉग बेस 10 एक्स, ठीक है। तो लॉग बेस ई एक्स, लॉग बेस ई एक्स को अगर आप कन्वर्ट करते हैं लॉग बेस 10 पे, तो आपको क्या करना पड़ेगा? 2.303 लॉग बेस 10 एक्स से मल्टीप्लाई करना होगा, 2.303 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब हम यहाँ पर वही काम करने जा रहे हैं। चलो यहाँ देखो, तो यहाँ पर क्या है? लॉग बेस ई ए, तो यहाँ पर हम लिखते हैं लॉग बेस 10 ए। तो इसके लिए क्या करना होगा? हमें 2.303 से मल्टीप्लाई कर देना होगा। तो बेस ई को बेस 10 में बदलना है, तो 2.303 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्वल टू लॉग बेस 10 ए नॉट। अगर ऐसा करना है तो यहाँ पर 2.303 से मल्टीप्लाई करना होगा, माइनस के टी। अब क्या करते हैं? हम 2.303 से डिवाइड कर देते हैं। 2.303 से क्या करते हैं? डिवाइड कर देते हैं। तो क्या होगा? अगर यहाँ 2.303 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? लॉग बेस 10 ए, 2.303 हट जाएगा ना। यहाँ पर डिवाइड करेंगे, दोनों तरफ डिवाइड करना होगा, यही सिस्टम ही है। लॉग बेस 10 ए नॉट, यहाँ से भी 2.303 हट गया,
और यहाँ पर डिवाइड किए तो क्या हुआ 2.303। तो यहाँ पर इस बार 2.303 नीचे आ गया। अब हमेशा क्या करते हैं, इसको हम इधर ले आते हैं, माइनस वाले पार्ट को इधर ले आते हैं। अब हम क्या करेंगे, माइनस KT 2.303 को इस तरफ कर देंगे और log A को इधर कर देंगे। तो क्या हो जाएगा KT 2.303 log बेस 10 A0 माइनस log बेस 10 A। तो T इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर हम T फाइंड करना चाहें तो T इक्वल टू 2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ऊपर चला जाएगा 2.303 बाय K। और यहाँ पर क्या है log बेस 10 A0 माइनस log बेस 10 A। तो log M बाय log N, log M माइनस log N क्या होता है log M बाय N। तो log A0 बाय A। तो A0 क्या है हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन और A क्या है रिमेनिंग कंसंट्रेशन। तो याद रहे कि ये A0 क्या है इनिशियल कंसंट्रेशन और ये A क्या है रिमेनिंग कंसंट्रेशन। और ये इक्वेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसी पे न्यूमेरिकल आएगा, सारे के सारे न्यूमेरिकल लगभग इसी इक्वेशन पे बनेंगे और हम इसी इक्वेशन को याद करेंगे और हमेशा इसी इक्वेशन को यूज करेंगे। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, याद आपको इसी को करना है, उसको ज़्यादा दिमाग में नहीं रखना है, लेकिन याद हमको हमेशा इसी करना है। तो टाइम के साथ किस तरह से डिपेंड करता है। तो रिमेनिंग कंसंट्रेशन क्या होगा, रिमेनिंग कंसंट्रेशन कैसे फाइंड करेंगे, A इक्वल टू A0 माइनस X। तो ये हमारा दूसरा फॉर्म है। ग्राफ बनाने इस इक्वेशन पे भी दिया जा सकता है। देखिए अगर ग्राफ इस पे भी पूछा जा सकता है कि नहीं। ग्राफ क्या रहेगा, ये क्या है, ये अगर यहाँ पर ग्राफ log बेस 10 A रह जाए, यहाँ बेस 10 कर दिए और यहाँ पर ग्राफ किसको सेटिस्फाई कर रहा है y इक्वल टू माइनस mx प्लस c, वही है। तो ग्राफ वैसा ही बनेगा। यहाँ पर एक चीज़ है ना कि हमने यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर बेस 10 कर दिया और यहाँ पर बेस 10 कर दिया। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस mx प्लस c। ग्राफ वैसा ही बनेगा, बस अंतर क्या होगा, स्लोप इस बार क्या हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा माइनस K 2.303। तो याद रहना चाहिए कि यहाँ पर log बेस 10 है। तो log बेस E और log बेस 10 दोनों पे भी काम हो सकता है, ग्राफ वही रहेगा, बस स्लोप थोड़ा सा बदल जाएगा। माइनस K से क्या हो जाएगा माइनस K बाय 2.303 हो जाएगा, बस कुछ नहीं है। तो जीरो ऑर्डर का ग्राफ और फर्स्ट ऑर्डर का ग्राफ इंटीग्रेटेड रेट लॉ का एक जैसा होता है। जीरो ऑर्डर में सिर्फ क्या होता है, A का कंसंट्रेशन होता है और फर्स्ट ऑर्डर में क्या होता है log A का कंसंट्रेशन होता है। और ये जो C क्या है, ये C क्या है इंटरसेप्ट, और इंटरसेप्ट क्या है log A0, log A0। नहीं यहाँ से चले थे, जैसे जैसे टाइम बढ़ते गया कंसंट्रेशन क्या हुआ, रिमेनिंग कंसंट्रेशन घटते चला गया, यानी A का कंसंट्रेशन समय के साथ घटते चला गया। तो ये रहा फर्स्ट ऑर्डर का इंटीग्रेटेड रेट लॉ। अब हम लोग पढ़ेंगे हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो हाफ लाइफ क्या होता है, पिछले वीडियो में भी हमने पढ़ा था कि हाफ लाइफ क्या है। वो समय
जिसमें आधा रिएक्शन कंप्लीट हो जाए, यानी 50% रिएक्शन का जब कंप्लीटेशन हो जाए उस टाइम को कहते हैं हम लोग हाफ लाइफ। यानी 50% रिएक्शन कंप्लीट होने में जो समय लगेगा उसी को कहते हैं हम लोग हाफ लाइफ, या 50% ऑफ रिएक्टेंट इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, उसी को हाफ लाइफ कहते हैं। द टाइम इन विच 50% ऑफ रिएक्शन या हाफ ऑफ द रिएक्शन इज completed is called half life of reaction। और इसको डिनोट कैसे करते हैं हम लोग, टी हाफ से, या तो इसके जगह पे हम क्या लिखते हैं टी 50% भी लिख देते हैं। तो अभी जस्ट हमने एक इक्वेशन पढ़ा, वो क्या इक्वेशन था, टी इक्वल टू 2.303 बाय के लॉग ए नॉट बाय ए नॉट क्या था, इनिशियल कंसंट्रेशन, और ए क्या है, रिमेनिंग कंसंट्रेशन। तो जब आधा रिएक्शन हो जाएगा तो ये टाइम क्या हो जाएगा, जब रिएक्शन आधा हो जाएगा तो यहाँ पर टाइम क्या लेंगे, टी हाफ, और जो रिमेनिंग कंसंट्रेशन है यानी यहाँ पर जो टाइम है वो क्या हो जाएगा, टी हाफ हो जाएगा। और ये जो रिमेनिंग कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। इनिशियल का कितना हो जाएगा, आधा ना हो जाएगा जी, 50% रिएक्शन होगा तो इनिशियल का आधा होगा, इसीलिए तो हाफ लाइफ कर रहे हैं। तो अब हम इसी इक्वेशन को क्या करने जा रहे हैं, हाफ लाइफ रिएक्शन में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। यानी इस वैल्यू को हम क्या कर रहे हैं, इस पे पुट करेंगे, इस वैल्यू को हम किस में पुट करेंगे, इस रिएक्शन में पुट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर टी इक्वल टू था टी हाफ, और यहाँ पे ए क्या है, ए नॉट बाय 2। अभी हमने लिखा यहाँ पर, इस चीज़ को हम इस इक्वेशन पे पुट करने जा रहे हैं। तो टी क्या है, टी हाफ हो गया 2.303 बाय के लॉग ए नॉट, और ए क्या हो गया, जब टी हाफ हो गया 50% रिएक्शन हो गया तो ए नॉट बाय 2 हो गया। तो क्या होगा, टी हाफ इक्वल टू 2.303 बाय के, ए नॉट कैंसिल, 2 ऊपर चला गया, लॉग 2। टी हाफ इक्वल टू 2.303 बाय के लॉग 2 का वैल्यू अभी जस्ट हमने पढ़ा था 0.30। अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। अगर इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 2.303 और 0.30 को 0.693 बाय के आएगा। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 0.693 बाय के आएगा। तो ये हमारा एक नया फॉर्मूला बन गया, किसके लिए, हाफ लाइफ के लिए। तो ये जो हमारा फॉर्मूला है ये हाफ लाइफ के लिए है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। जीरो ऑर्डर का भी हाफ लाइफ हमने कैलकुलेट किया था, क्या था जीरो ऑर्डर का हाफ लाइफ, तो जीरो ऑर्डर का हाफ लाइफ क्या था, टी हाफ इक्वल टू ए नॉट बाय 2k। तो ये जो था फर्स्ट ऑर्डर के लिए, और ये किसके लिए है, जीरो ऑर्डर के लिए है। तो देखिए दोनों पे, इन दोनों को देख करके क्या आपको अंतर लग रहा है, कि कल हमने देखा था कि जो जीरो ऑर्डर का हाफ लाइफ है वो कंसंट्रेशन के साथ घटता था। जीरो ऑर्डर का हाफ लाइफ कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा था। जैसे जैसे अमाउंट कम हो रहा था रिएक्टेंट का, हाफ लाइफ भी क्या हो रहा था, कम होते जा रहा था ना। 100 से 50 होने में 20 मिनट लगता है, तो 50 से 25 होने में 10 मिनट लगता था। लेकिन यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ क्या डिपेंड कर रहा है कंसंट्रेशन पे, डिपेंड नहीं कर रहा है। तो हाफ लाइफ जो होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड
नहीं कर रहा है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डज नॉट डिपेंड्स ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट के इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है, यानी जो हाफ लाइफ है वो क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है। हाफ लाइफ जो होता है वो क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, यानी हाफ लाइफ हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में होता है क्या, जैसे जैसे समय बढ़ेगा कंसंट्रेशन कम होते जाएगा, और कंसंट्रेशन कम होते जाएगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, कम होते जाएगा। ठीक है। लेकिन हाफ लाइफ इसका बदलने वाला नहीं है। क्यों नहीं बदलने वाला है, क्योंकि ये क्या है, कांस्टेंट है ना, 0.693 कांस्टेंट वैल्यू है, ये भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट 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 हुआ, दो कांस्टेंट का डिवीजन कांस्टेंट ही होता है। तो हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज कांस्टेंट, बदलने वाला नहीं है, ये बात याद आना चाहिए। हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज कांस्टेंट, ये बदलता नहीं है। अगर हम पूछे क्या हाफ लाइफ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, तो क्या बोलिएगा, हाफ लाइफ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हाफ लाइफ घट जाएगा। अगर कोई रिएक्शन 10 मिनट में हाफ लाइफ है तो उसका टेम्परेचर बढ़ाने पे हाफ लाइफ कम हो सकता है, क्योंकि ये क्या है, रेट कांस्टेंट, और रेट कांस्टेंट किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे। तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे रेट कांस्टेंट क्या होगा, बढ़ेगा, टेम्परेचर घटाएंगे रेट कांस्टेंट घटेगा। तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेट कांस्टेंट बढ़ेगा और हाफ लाइफ क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट कांस्टेंट। तो हम लिख सकते हैं ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डिक्रीजेज। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, जीरो ऑर्डर का भी टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होगा, रेट हाफ लाइफ घटेगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर रिएक्शन जल्दी होता है ना, इसलिए तो हाफ लाइफ कम हो गया। तो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ये दोनों के लिए अप्लाई है क्योंकि ये दोनों में नीचे में है। तो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर हाफ लाइफ डिक्रीजेज। तो अब हम लोग देखते हैं कि किस तरह से फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ होता है, यानी हम यहाँ पर देखेंगे कि किस तरह से हाफ लाइफ रिएक्शन आगे बढ़ता है। तो जैसे मान लिया इनिशियल कंसंट्रेशन क्या था 100 m, और ये घट के क्या हो गया 50 m। तो यहाँ जो टाइम लगेगा इसी को क्या कहेंगे, हाफ लाइफ। तो यहाँ मान लेते हैं 100 से 50 होने में जो समय लग गया वो क्या लग गया, 10 मिनट लग गया। अब अगर 50 से 25 हो जाए, इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन 50 से 25 हो जाए, तो क्या हुआ, हाफ लाइफ इसका क्या होगा, सोच के बताइए। हाफ लाइफ हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा। अभी हम यहाँ पर लिखे हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज कांस्टेंट, वो घटने वाला नहीं है। तो आधा हो रहा है लेकिन हाफ लाइफ तो कांस्टेंट है, ये 10 मिनट में ही होगा। 25 से 12:30, तो यहाँ पर हाफ लाइफ क्या होगा, फिर से आधा हो गया। तो यहाँ पर हाफ लाइफ क्या होगा 10 मिनट। तो हाफ लाइफ कांस्टेंट है, हाफ लाइफ चेंज होने वाला नहीं है। ऐसा क्यों हो रहा है, आप लोग सोच सकते हो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि कंसंट्रेशन घट रहा है, रेट भी घट रहा है। जैसे कंसंट्रेशन घट रहा है और रेट भी क्या हो रहा है, घट रहा है, इसलिए हाफ लाइफ चेंज नहीं हो रहा है। क्योंकि रेट पिछला बार में कांस्टेंट था जीरो ऑर्डर में,
अमाउंट कम होता था, हाफ लाइफ कम हो जाता था, रेट कांस्टेंट था। लेकिन इस बार रेट कांस्टेंट नहीं है, बल्कि जैसे जैसे कंसंट्रेशन कम होते जा रहा है तो रेट भी घटते जा रहा है, और रेट जब घटेगा कंसंट्रेशन भी घट रहा है और रेट भी घट रहा है, तो हाफ लाइफ तो कांस्टेंट ही रह जाएगा। हम लोग अब कुछ जीरो ऑर्डर रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल देख लेते हैं और फिर क्वेश्चन आंसर करेंगे। एग्जाम्पल्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो ऐसे तो एग्जाम्पल्स तो बहुत है, लेकिन हम कुछ जो इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उसी को हम लिखने जा रहे हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है जीरो ऑर्डर रिएक्शन का, वो क्या है? फोटोकेमिकल रिएक्शन। फोटोकेमिकल रिएक्शन जो है, यानी जो रिएक्शन लाइट के प्रेजेंस में होता है, ऐसे रिएक्शन को हम लोग फोटोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल है H2 + Cl2, क्या बन रहा है? HCl बन रहा है कि नहीं? तो ये रिएक्शन कैसे होता है? फोटोन, ये फोटोन का एनर्जी है ना, H ने फोटोन पड़ा, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल टूटा, क्लोरीन मॉलिक्यूल टूटा, होमोलिसिस हुआ, फ्री रेडिकल बना, H फ्री रेडिकल बना, Cl फ्री रेडिकल बना, आपस में दोनों मिल गया। तो यहाँ जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो ना तो हाइड्रोजन के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, ना तो क्लोरीन के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। अगर नहीं पढ़ा होगा सीधे बोलेगा कि रेट जो है उसका ऑर्डर 2 होगा, लेकिन इसका ऑर्डर क्या है? 0। तो यहाँ पर रेट किस पे डिपेंड कर रहा है? यहाँ पर जो रेट डिपेंड कर रहा है इंटेंसिटी पर, और इंटेंसिटी क्या होता है? नंबर ऑफ फोटोन। तो जितना फोटोन होगा उतना ज़्यादा इंटेंसिटी होगा, तो जितना ज़्यादा फोटोन पड़ेगा मॉलिक्यूल, उतना मॉलिक्यूल टूटेगा, उतना ज़्यादा प्रोडक्ट बनेगा, तो रेट उतना ज़्यादा होगा। यानी रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट। दूसरा एग्जाम्पल हमारा, अगर हम दूसरा एग्जाम्पल बात करें जीरो ऑर्डर रिएक्शन का, तो एंजाइम कैटालिसिस। एंजाइम कैटालिसिस इज ऑल्सो जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो एंजाइम कैटालिसिस जो होता है वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता है। तो एंजाइम कैटालिसिस के प्रेजेंस में जितने भी रिएक्शन होते हैं वो जीरो ऑर्डर, वो कांस्टेंट रेट से चलते हैं। अगर हम तीसरा एग्जाम्पल देखें तो हमारा तीसरा एग्जाम्पल क्या है? डिकम्पोजिशन ऑफ गैस, डिकम्पोजिशन ऑफ गैस ऑन सॉलिड सरफेस एट हाई प्रेशर। तो हाई प्रेशर के प्रेजेंस में गैस का डिकम्पोजिशन हो रहा है किसके? सॉलिड सरफेस के ऊपर। तो ये भी एग्जांपल है जीरो ऑर्डर रिएक्शन का, ठीक है। यहाँ पर भी रेट क्या होता है? कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट रेट से रिएक्शन होता है। यानी जैसे एग्जांपल है अमोनिया गैस है ना, इसका क्या कर रहे हैं? डिकम्पोजिशन हो रहा है, हाई प्रेशर लिया और कैसे टूटेगा? N2 और हाइड्रोजन गैस में ये डिकम्पोज होगा, ठीक है। चौथा इसका एग्जांपल है डाइजेशन ऑफ फूड। इन द बॉडी। तो बॉडी में जो फूड का जो डाइजेशन होता है वो कांस्टेंट रेट से होता है, ठीक है ना। आप ज़्यादा खाइएगा या कम खाइएगा, खाना तो बॉडी में कांस्टेंट रेट से ही पचता है। ज़्यादा खाइएगा तो सुबह जल्दी भूख नहीं लगता है, और कम खाइएगा तो भूख जल्दी लगता है। तो
क्योंकि रिएक्शन जो बॉडी में हो रहा है वो कांस्टेंट रेट से हो रहा है, और जनरली वो एंजाइम कैटालिसिस ही, हमारे बॉडी में एंजाइम्स प्रेजेंट है जो खाना को पचाते हैं, और एंजाइम कैटालिसिस भी क्या है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। तो यानी ये जो फोर्थ एग्जाम्पल है ये इसी में आ जाएगा। तो एग्जाम्पल में क्या होगा कि आपको जब भी कंपटीशन में 4 ऑप्शन रहेगा और पहचानने बोलेगा कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन कौन है, तो आपको अगर ये एग्जाम्पल याद रहा तो आप ऑप्शन को आसानी से चूज कर सकते हैं ये कौन सा हमारा जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो ये 3-4 इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं। तो अब हम लोग देखेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल। एग्जाम्पल्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, कुछ ही एग्जाम्पल देखेंगे, सारे के सारे पॉसिबल नहीं है। तो हमारा सबसे पहला जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल है वो है रेडियो एक्टिविटी की, यानी रेडियो एक्टिविटी की जो घटना होती है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है। यानी जैसे जैसे कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, रेडियो एक्टिव डीके का अमाउंट कम होता जाएगा, तो रेट क्या होगा, घटते चला जाएगा। तो हमारा जितने भी न्यूक्लियर रिएक्शन होते हैं या न्यूक्लियर केमिस्ट्री के जो रिएक्शन होते हैं वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होते हैं, यानी रेडियो एक्टिव डीके जो है, या जिसको हम लोग न्यूक्लियर रिएक्शन भी कहते हैं, फिजिक्स में हो या चाहे केमिस्ट्री में, ये दोनों का पार्ट है। न्यूक्लियर केमिस्ट्री या न्यूक्लियर फिजिक्स, ये दोनों हम कह सकते हैं, ये फिजिक्स का भी पार्ट है, केमिस्ट्री का भी पार्ट है, ये न्यूक्लियर रिएक्शन। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री में, मैथ, बायोलॉजी, ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, इंटर रिलेटेड है। तो जितने भी न्यूक्लियर रिएक्शन या रेडियो एक्टिव डीके होते हैं वो क्या है, सब के सब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के एग्जाम्पल है। अगर हम सेकेंड एग्जाम्पल देखें तो हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर इन एसिडिक मीडियम। क्या करते थे हम लोग, ईस्टर लेते थे CH3COO2H5 प्लस H2O, किसके प्रेजेंस में, एसिडिक मीडियम में लेते थे, और क्या होता था, ये टूटता था किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में और इथेनॉल में। तो ये जो वाटर था वो एक्सेस अमाउंट में था। हम याद कीजिए, हम लोग जीरो ऑर्डर सूडो ऑर्डर रिएक्शन पढ़े थे। तो जब एक रिएक्शन एक्सेस अमाउंट में होता है तो उसके रेस्पेक्ट में ऑर्डर क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। ऐसा पढ़े थे ना, रेट इक्वल टू K कंसंट्रेशन ऑफ इथाइल एसीटेट कंसंट्रेशन ऑफ H2O। तो यहाँ पर पावर क्या लेते थे, जीरो। तो इसका जो ऑर्डर है वो क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो हमारा अगला एग्जाम्पल है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, जिसमें कि क्या लेते थे हम लोग, ग्लूकोज इन एसिडिक मीडियम, इन एसिडिक मीडियम। C12H22O11 ये सुक्रोज होता है, यानी केन शुगर। वाटर के प्रेजेंस में हम हाइड्रोलिसिस करवाते हैं एसिडिक मीडियम में। तो ये हाइड्रोलिसिस करवाने पर ये क्या होता है, ये टूटता है ये मॉलिक्यूल, और दो मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होता है C6H12O6 प्लस C6H12O6। तो ये दोनों मॉलिक्यूल सेम नहीं है, डिफरेंट है। एक है ग्लूकोज और दूसरा है फ्रुक्टोज, ठीक है। ओवरऑल ये था सुक्रोज यानी केन शुगर, केन शुगर में सुक्रोज पाया जाता है। तो इसको इन्वर्जन ऑफ केन शुगर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक्चुअली में ये जो कंपाउंड है ना वो डेक्सट्रोटेट्री कंपाउंड है सुक्रोज, लेकिन जब इसका हाइड्रोलिसिस करवाते हैं ना तो ग्लूकोज डेक्सट्रोटेट्री कंपाउंड है और ये लेबोरेटरी कंपाउंड है। लेकिन जो लेबोरेटरी का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होता है -93 और इसका 52 होता है, तो +52 और -93 अगर हम करें तो माइनस वाला जो पार्ट है वो क्या है, ज़्यादा है। तो सुक्रोज डेक्सट्रोटेट्री कंपाउंड था, लेकिन जब सोल्यूशन बनाए तो इसका जो ओवरऑल मिक्सचर जो सोल्यूशन है ये क्या है, लेबो कंपाउंड है, लेबोरेटरी कंपाउंड है, इसलिए ये क्या है, इसका कॉन्फ़िगरेशन जो है वो उल्टा हो जाता है। तो ये डेक्स्ट्रो से लेबो में बदल जाता है इसका मिक्सचर, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। और ये भी किसका एग्जाम्पल है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो अब तक हमने देखा 3 एग्जाम्पल। तो नंबर 4th जो एग्जाम्पल है वो क्या है,
ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया का जो ग्रोथ होता है ना, वो भी क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल है। पांचवा एग्जाम्पल, N2O5 का डिकम्पोजिशन। तो कैसे डिकम्पोज होगा ये, NO2 और O2 में। तो ये भी जो एग्जाम्पल है ये क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल है। इतना एग्जाम्पल काफ़ी है, ठीक है। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में अगर पूछ दिया जाए, आपको दे दिया जाएगा ऑप्शन में कि इनमें से बताइए कि कौन सा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का है, तो इनमें से कोई एक अगर होगा तो हम समझ लेंगे कि क्या है, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल हम आसानी से चूज कर सकते हैं, अगर इतना चीज़ दिमाग में याद रहा तो। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पे। फर्स्ट ऑर्डर का और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे हम अगले वीडियो पे। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज फाउंड टू हैव ए रेट कांस्टेंट के इक्वल टू 5.5 इंटू 10⁻⁻14 पर सेकेंड। फाइंड द हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन। तो हमें यहाँ पर इस रिएक्शन का हाफ लाइफ फाइंड करना है और हमें के का वैल्यू दे दिया गया है। तो के का वैल्यू दिया हुआ है, तो हमें यहाँ पर फाइंड क्या करना है, हाफ लाइफ। तो हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। तो हाफ लाइफ इक्वल टू क्या होता है, 0.693 बाय के। बस के का वैल्यू पुट करेंगे, हाफ लाइफ फाइंड कर लेंगे। तो टी हाफ इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, 0.693 बाय 5.5 इंटू 10⁻⁻14। अब इसको सॉल्व करेंगे, पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा 10⁻3 और यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 10। तो 693 को डिवाइड करने जा रहे हैं 55 से, एक बार में 4 6 में 14। अब यहाँ पर 3 को ले आ रहे हैं, फिर 55 से कर रहे हैं तो लगभग 2 बार में, तो कितना आएगा 110, 3 फिर 0 लगाएंगे तो 5 के टेबल में कितना बार में आएगा, ये लगभग 6 बार में आएगा ना। तो 0 लगाए तो यहाँ पर पॉइंट आएगा ना। तो यहाँ पर जो आया वैल्यू वो टी हाफ का, वो क्या आएगा 12.6 इंटू, अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा 10, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 10 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा 10⁻2 हो जाएगा। और 10⁻2 क्या हो जाएगा यहाँ -14 + 2 -12, और -12 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा +12। तो अगर इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करेंगे तो क्या होगा, पॉइंट को आगे बढ़ाएंगे 1.26 10⁻13 सेकेंड। तो ये हमारा हाफ लाइफ है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। अगर आपको रेट कांस्टेंट दिया रहेगा तो हाफ लाइफ फाइंड कर सकते हैं, या अगर क्वेश्चन ऐसा भी पूछ देगा कि अगर आपको हाफ लाइफ दिया रहेगा तो आप पूछेगा रेट कांस्टेंट निकालने, तो वो भी काम कर सकते हैं आप आसानी से। ये दोनों में से कोई एक चीज़ रहेगा तो हम दूसरा चीज़ फाइंड कर लेंगे आसानी से। अच्छा, ग्राफ अगर हम हाफ लाइफ का अगर ड्रॉ करें तो हाफ लाइफ का ग्राफ किस तरह का होगा, टाइम और कंसंट्रेशन के बीच में टी हाफ वर्सेस कंसंट्रेशन का ग्राफ कैसा होगा। क्या हाफ लाइफ कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो ग्राफ क्या होगा ऐसा होगा। तो हाफ लाइफ का ग्राफ फर्स्ट ऑर्डर का कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। तो हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है ये क्या कहता है कि सो दैट इन ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ 99.9% इज 10 टाइम्स हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन। यानी यहाँ पर ये कह रहा है कि अगर कोई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो इसमें आपको क्या शो करना है कि जो 99.9% रिएक्शन होने में जो टाइम लगता है वो किसके बराबर होगा, 10 टाइम्स ऑफ हाफ लाइफ। तो 10 टाइम्स किसका, हाफ लाइफ के बराबर है, आपको ये शो करना है, यानी ये प्रूव करना है। एक बात हम बता दें कि 99.9% कहने का मतलब है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कभी भी 100% कंप्लीट नहीं होता है। इस बात को लिख लीजिए कि
हम क्या कहें यहाँ पर कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नेवर कंप्लीट 100%। तो कभी भी 100% रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होगा, 99.9% तक ही जा करके रुक जाएगा। ठीक है, कारण है कि अभी हम लोग पढ़े थे T इक्वल टू क्या पढ़े थे, T इक्वल टू 2.303 बाय K log A नॉट बाय A, ये नहीं पढ़े थे काइनेटिक इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर का इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन। तो इसमें हम लोग क्या देखे थे, ये फॉर्मूला आया था और ए नॉट क्या था, इनिशियल कंसंट्रेशन, और ये क्या था, रिमेनिंग कंसंट्रेशन। जब रिएक्शन अगर 100% हो जाएगा तो ये क्या होगा, रिमेनिंग कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। रिमेनिंग कंसंट्रेशन 0 हो जाएगा। अगर यहाँ 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, कोई चीज़ 0 से डिवाइड करेंगे तो टाइम क्या हो जाएगा, तो 0। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जब भी कंप्लीट होगा, कब होगा कंप्लीट, इन्फिनिटी पे जा करके। तो कहने का मतलब 0 कहने का मतलब है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नेवर कंप्लीट्स 100%। तो 100% रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकता। ऐसा कभी पूछ भी सकता है आपसे कि कौन सा रिएक्शन है जो कंप्लीट नहीं होगा। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होता है 100%। ठीक है ना। तो यहाँ पर दिख रहा है अगर ए का मात्रा 0 ले लेंगे तो ये जो टाइम है वो इन्फिनिटी में बदल जाएगा। तो जब टाइम इन्फिनिटी पे हो जाएगा तो यानी हमेशा इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, किसी किसी बीच में ग्राफ यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पर ग्राफ क्या होगा, तो जैसे यहाँ से चालू होगा इनिशियल, ये क्या था इनिशियल कंसंट्रेशन, तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या होगा, घटेगा, और एक समय ये क्या हो जाएगा, ये ग्राफ जो है पैरेलल हो जाएगा, ऐसे चला जाएगा। तो ये ग्राफ बहुत इन्फिनाइट में जाकर के क्या होगा, इसको टच करेगा। तो ये ग्राफ है कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में, जब रिएक्शन क्या हो, कंप्लीशन के कगार पे हो। तो ये कभी भी रिएक्शन पूरा नहीं होगा, क्योंकि रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन वो इन्फिनिटी पे जाके मिल रहा है, तो यानी इन्फिनाइट टाइम पे रिएक्शन कंप्लीट होगा। यानी कहने का मतलब रिएक्शन कंप्लीट 100% नहीं होने वाला है। तो ये बात को आप याद रखिएगा। तो यहाँ पर हमको क्या शो करना है कि 99.9% रिएक्शन होने में जो टाइम लगेगा वो हाफ लाइफ के 10 गुना होगा। और एक चीज़ ये भी है कि एक चीज़ ये भी देख लीजिए कि जब भी 99.9% रिएक्शन कंप्लीट होने में हाफ लाइफ के 10 गुना टाइम लग रहा है, तो ऐसे रिएक्शन क्या होते हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होते हैं। ऐसे रिएक्शन क्या होते हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होते हैं। और T75 अगर 75% रिएक्शन कंप्लीट होने में जो समय लग रहा है वो क्या होगा, 2 गुना होगा, किसके, T हाफ का। तो ऐसे भी रिएक्शन क्या होते हैं, फर्स्ट ऑर्डर के रिएक्शन होते हैं। तो 99.9% रिएक्शन होने में जो टाइम लग रहा है वो 10 गुना होता है T हाफ का, और 75% रिएक्शन कंप्लीट होने में जो टाइम लगता है वो क्या होता है, 2 गुना होता है T हाफ का। ऐसा केवल किस में होता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में होता है। ठीक है, तो अब हमको यहाँ पर क्या प्रूव करना है, 99 रिएक्शन होने में वो क्या है, टाइम जो लगेगा वो क्या लगेगा, T हाफ के 10 गुना लगेगा। हमको यही प्रूव करना है। इसको लिख लीजिए आप लोग। तो अब हम चलिए इसको प्रूव करते हैं। तो अगर देखा जाए कि हमारे पास जो काइनेटिक इक्वेशन था फर्स्ट ऑर्डर का वो क्या था, 2.303 बाय K log A नॉट बाय A, यही फार्मूला था, यही इक्वेशन था, हम ड्राइव किए थे। तो T99 हो गया ना, T99.9%, तो 99.9% टाइम हुआ 2.303 बाय K log A। इनिशियल कंसंट्रेशन हमेशा क्या लेंगे, 100। इनिशियल कंसंट्रेशन हमेशा क्या लेंगे, 100। तो जब भी परसेंटेज में रहेगा तो इनिशियल कंसंट्रेशन हम क्या लेके चलेंगे, इनिशियल कंसंट्रेशन हमेशा 100 लेके चलेंगे। ठीक है ना, जब भी परसेंटेज में बात होगा तो इनिशियल कंसंट्रेशन 100। तो 99.9% रिएक्शन ख़त्म हो गया, बचा कितना परसेंट, 0.1% में बचा जी। 100 में 99.9 को घटा दीजिएगा तो क्या होगा, 10 में 9 गया 1, 0 0, तो 0.1% बचेगा। अब क्या होगा,
T99.9% इक्वल टू 2.303/k। पॉइंट ऊपर चला गया तो 0 है कि नहीं, तो log 10⁻³ हो गया। अब हम क्या करेंगे, T99.9% इक्वल टू हो जाएगा हमारा 2.303/k। अच्छा 10 log 10 पे पावर 3, तो 3 आगे चला जाएगा ना, log 10 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, T99.9% इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6909, तो ये हमारा T99% आ गया है कि नहीं। और T½ क्या होता है हमको पता है, ये 0.693/k। अब T99 को क्या कीजिए, T99.9% को डिवाइड कर दीजिए किससे, T½ से, तो क्या होगा, क्या होगा 6.909 डिवाइडेड बाय, सॉरी बाय के यहाँ आ गया, यहाँ के छूट गया था, तो T99.9% इक्वल टू क्या है 6.909/k डिवाइडेड बाय T½ क्या है 0.693/k। अगर इसको हम डिवाइड कर देते हैं तो के क्या हो जाएगा, कैंसिल, रहा क्या गया 0.6903/0.693। अगर इसको डिवाइड करेंगे तो अप्रॉक्स क्या होगा, लगभग 10 टाइम्स में डिवीजन होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं T99.9%, T½ को उधर ले जाते हैं क्या हो जाएगा 10 × T½ तो जो फाइंड करना था वो हमने फाइंड कर लिया। तो अभी हमने प्रूव कर दिया, हमने यहाँ शो कर दिया कि जो 99.9% रिएक्शन होने में जो टाइम लगता है वो हाफ लाइफ के 10 टाइम्स है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से हम और भी क्वेश्चन करेंगे अगले चैप्टर पे। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पे हम और भी क्वेश्चंस करेंगे अगले वीडियो पे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।